तो नमस्कार फ्रेंड, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए हम देखते हैं। हमने आज एक सीरीज स्टार्ट की है जो हमारी बुक है जीएस पॉइंटर। यहाँ पे सारी कवर करवाने वाले हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन भारत का इतिहास, और जो हमारी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी आरओ एआरओ के लिए, और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हर जगह, हर मतलब जो भी एग्ज़ाम आप जीएस से रिलेटेड है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे? ये क्या थे? ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देते हैं। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहा? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर टाइप में है सारे क्वेश्चन। यहाँ पे जितनी भी जीएस है आपको सारी कवर करवाने वाली हैं, जिससे आपके हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपका। और ये हमारी जीएस पॉइंटर बुक आती है उसी का सारा कवर करवाने वाले हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है कहाँ? ये आदमगढ़ है। ठीक। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। महदहा और सराय नाहराय से। ठीक है, नाहर राय से। ठीक है, महदहा और सराय नाहर राय से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ? तो सराय नाहर राय और महदहा से। ये भी इसका उल्टा कर दिया गया। ठीक। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले? तो ये दमदमा से मिले हैं। ठीक। अगला, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई पूछ रहा है। तो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये नवपाषाण काल में। ठीक है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। ठीक है। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये बागोर से मिले। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण का युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो इसे ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है। आमरी, मेहरगढ़, कोट दीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है। पूछ रहा है नवदा टोली अवस्थित है, तो ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकलिया ने करवाया था। ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की है किसने? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला, बुद्धिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण एक स्थल से संबंधित है वह है क्या है?
कल्लू, संगन कल्लू। ठीक, अब देखते हैं भीमबेटका प्रसिद्ध है तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो ये भीमबेटका से। अजंता भीमबेटका बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा का नाम है, क्या नाम है? तो वी.एस. वांकर, वी.एस. वाकंकर। ठीक, वाकंकर होगा। अब देखते हैं गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ तो कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरि बुर्ज होम चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये बुर्ज होम है। ठीक है, बुर्ज होम कोल्डिहवा ब्रह्मगिरि एवं संगन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। पूछ रहा चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए? तो टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है तो ताम्र कलाकृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, लेखैया। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे जी.आर. शर्मा दिए थे। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृत मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। ठीक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं उसकी संस्कृत देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत, प्राचीन इतिहास का। ठीक है, तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पे। हड़प्पा संबंध है तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, सभ्यता से सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए सुमेलन करना था, ये तो सुमेलित है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन इस प्रकार है। जी.एच. मेके सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमल व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
जिससे इसका लाभ आपके फ्रेंडों तक भी पहुंच सके। और वीडियो में जो हम ये दे रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए और चैनल पे बने रहिए, जिससे हम अगले वीडियो लाएं तो आपको मिल सके। ठीक है। हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है तो लाल रंग का हुआ है। ठीक, किस रंग का हुआ है तो लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य सभ्यता से। ठीक है। अगला, गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृत में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण है। गाय का। चौहूदड़ो, कोटिजी, सोहगौरा तथा देशलपुर से हड़प्पाई स्थल नहीं है तो ये क्या है, नहीं है, सोहगौरा। ठीक, सोहगौरा नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये सुमेलित करने को आता है तो हमारा यहाँ पे सुमेलित किया हुआ है। प्राचीन स्थल, पुरातत्विक खोज, लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा जोता हुआ खेत, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है। और बनावली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हड़प्पा समाधान R37। ठीक है। अगला, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। अब इसी प्रकार फिर सुमेलन दिया है। स्थल, नदी, स्थल को नदी से मिलाना है। ठीक है। तो ये है हड़प्पा, रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज। अब देखते हैं, दिया है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त है मोहनजोदड़ो से। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, देमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है। ये सुमेलन हुआ हुलास उत्तर प्रदेश। मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा, पांडरी गुजरात। अब फिर यहाँ पे सही सुमेलित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, हस्तिनापुर बीबी लाल ने की, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार, लोथल SR राव, सुरकोटजा JP जोशी, धोलावीरा JP जोशी, RS बिष्ट। ठीक। हड़प्पा संस्कृत के सिंध में अवस्थित स्थल है। मोहनजोदड़ो, चौहूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। चौहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था किसने, JH मेके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का आवास स्थान जो अब पाकिस्तान में है वो कौन सा है, हड़प्पा है। ठीक है। अब अगला, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है, कहाँ, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का आवास स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता स्थित है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है वो पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम तथा झेलम। ठीक है। सिंधु, चेनाब तथा झेलम। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की एवं पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज
ये तथा दयाराम साहनी हड़प्पा के। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, एवं मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता के बारे में ये सत्य कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो ये ए कनिंघम थे, वो नहीं समझ पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो ये वी.ए. स्मिथ, ठीक, वी.ए. स्मिथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सही कालानुक्रम है, तो पहले नगर संस्करण लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ये है ऐसे, इस प्रकार इसका है। अगला देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला, लोथल से मिला था। ठीक है, हड़प्पी स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन है? बनावली। सही कथन है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ठीक, सही कथन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले। कहाँ से मिले? धोलावीरा से। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है, वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। धोलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला धोलावीरा से। कुंतासी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार डबल बैरियर का प्रमाण मिला, लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सानोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान। ठीक है, मानव समाधान। अगला, हड़प्पन सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ? भारत में। ठीक है, भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। पूछ रहा सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात प्रसव मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिली है। मोहरों में वृक्ष की आकृति मिली पीपल की। ठीक, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिली है पीपल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता। घोड़ा। जिस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं है वह है शेर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से। ठीक, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता। माया, एडजेट, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है ये। आरओ में बहुत बार पूछा गया।
एज़टेक माया मुइस्का इंका, एज़टेक माया मुइस्का इंका पूछ रहा है। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, तो उत्तर से दक्षिण एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। ठीक ठीक, सुमेरिया थी। अब आगे वैदिक काल पे आ जाते हैं। वैदिक काल तो आर्य शब्द इंगित करता श्रेष्ठ वंश को। क्लास की संस्कृत आर्य शब्द का क्या अर्थ? एक उत्तम व्यक्ति से। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी नाम के से जाना जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ है वह ऋग्वेद है। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त पाया जाता है। अब ये सुमेलित है, देखिए। अथर्ववेद से औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड विधि, और सामवेद से लिया गया संगीत। देखिए, अथर्ववेद से लिया गया औषधियाँ, ठीक, औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा बताई गई, यजुर्वेद में बलिदान कर्मकांड की विधि बताई गई, सामवेद में संगीत। ठीक, सामवेद से संगीत लिया गया। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद। देखिए सुमेलित। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद से में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, और सामवेद में संगीतमय स्तोत्र। शास्त्रीय सामवेद, शास्त्रीय संगीतमय, ऐसे याद कर सकते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किया गया। ठीक है, देखो ऋग्वेद में किया गया, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड का, और सामवेद में संगीतमय स्तोत्र का वर्णन किया गया, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का। अब देखिए इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण, देखिए वही पूछ लिया गया। यही हो गया हमारा तंत्र मंत्र अथर्ववेद। जादुई माया वशीकरण का वर्णन है तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, तो 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10,552 ऋचाएँ ऋग्वेद में। और ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब इसी प्रकार पूछता है, हाँ इसी प्रकार पूछता सुमेलित है। देखिए यहाँ पे वेद ब्राह्मण, वेद को ब्राह्मण, ठीक है, और ऋग्वेद ऐत्रेय से लिया गया, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से लिया गया, और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई। वेद ब्राह्मण से, ऋग्वेद ऐत्रेय से, सामवेद पंचविश से, अथर्ववेद गोपथ से, यजुर्वेद शतपथ से। अब ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसने संकलन पर ऋग्वेद आधारित है तो सामवेद। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अतरंजी खेड़ा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन है। ऋग्वेद प्रवृत्ति संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो वो उपनिषद है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। कहाँ से मिलता है? किसमें मिलता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। उपनिषद काल में राजा अश्वपथ शासक थे तो एक केकई देश के शासक थे। वैदिक साहित्य का क्रम है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है। वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। देखिए वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद है। ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? तो सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है तो चेनाब नदी से। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है, तो यह है कुभा का क्रमु। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और क्रमु। अब देखिए यहाँ पे कुछ नदियाँ देख लेते हैं, उनका आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ यानी कि पहले वैदिक नदियाँ थी, अब आधुनिक नाम आज के नाम। कुभा का काबुल नाम है, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। पहले वैदिक नदियाँ हैं कुभा, परशुनी, सदानीरा, सतुद्री। ठीक, तो इनका आधुनिक नाम है कुभा का काबुल, परशुनी का रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। अब वेदोत्तर काल में प्रचलित था चतुष्टय है धर्म, चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के केंद्रीय विचार को चित्रित करते इस संदर्भ में सत्यकथन ऋणमूल भूत नैतिक विधान था जो श्रेष्ठ और उसमें अंतर्हित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ है वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। लोपामुद्रा गार्गी लीलावती सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो थी लोपामुद्रा। ठीक, लोपामुद्रा। अगला देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण है गला का। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के नाम से। 14वीं सदी में पूर्व का भोजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं। वह अभिलेख जो ईरान के से भारत के आर्यों में आने की सूचना देता है। बोगज कोई शंकराचार्य, एनिबेशन, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित रिश्ते ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था कुरपांचाल को। ठीक, कुरपांचाल को। अब अगला गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ के लिए। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बल एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुड़ी नदी के किनारे। ठीक है, अगला सिंधु, सरस्वती, विस्तृता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है। तो वो कौन सी नदी? वो सरस्वती नदी है, जिसे मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुहि, पुरु, अनु, तुर्वश। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि था। ठीक, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया वह है जौ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलन है व्रीहि, चावल, मोदक, मूंग, यव, जौ, इच्छु, गन्ना। ऋग्वैदिक पहाड़ी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में सभा थी मंत्रिपरिषद। सभा और समिति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां थी।
दो पुत्रियां कहा जाता है अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम है क्या है? सभा। आयुर्वेद अर्थात न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो सभा थी। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेदिक धर्म था एकवादी बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता इंद्र को। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था कौन था? इंद्र था। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है। वे झंझावत के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। ठीक, वैदिक देवता इंद्र के विषय में यही सत्य है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र प्रसिद्ध है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने। सत्य प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानु चरित्र संकेतक है पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई संस्कृत में। ठीक है, महाभारत मूलतः जानी जाती जय संहिता के रूप में। सतसहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन ने जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन था? वह था वासुकी के नाम से जाना जाता था। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है। ये कहाँ से? उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया, वो भी बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा, तो क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता संबंधित ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना जाता गाय को। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह अधिकारी था। कौन था? राजस्व कर जमा करने वाले को भागदू कहा जाता था वैदिक कालीन प्रशासन में। अब यहाँ पे देखते हैं सुमेलित है। ठीक, सुमेलन देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। मध्यकाल में जमींदारी थी। ठीक है, अगला ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। ठीक है, अगला देखते हैं प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल वंश कोश तथा गोत्र शब्दों में वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो यह है कोश। अगला संस्कारों की संख्या है 16। अगला जीविकों पर जाने वेदांग पढ़ाने वाला कहलाता था उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आप देखते हैं बौद्ध धर्म पे आ जाते हैं। बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है वो कौन सी घटना है? तो उनका गृह त्याग। ठीक है, उनका गृह त्याग, उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।
गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अगला देखते हैं। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, तो यह है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसने एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में अवस्थित है। अगला देखते अवंत, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह कौशल एवं मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, ये कौन था? सुबुद्ध था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई, तो ये वैशाली में बिताई थी। ठीक है, अगला है बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ठीक है, अगला आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन दिया था, तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ये श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। अगला देखते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। देखो, प्रथम हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ये संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं, बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था राजगृह में। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, किसने किया था? तो ये कालाशोक के समय में वैशाली में किया गया था। ठीक है, और देखते हैं बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे संबंधित स्थल। तो घटना स्थल देखिए, जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, और प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो इनका पहला देखते हैं, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषपतनम, और महापरिनिर्वाण यानी कि निधन कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये प्रथम उपदेश। अब देखते हैं अर्थ चिन्ह। जन्म यानी कि जन्म का चिन्ह है कमल, कमल का अर्थ है जन्म। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है प्रथम प्रवचन। बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष का अर्थ है महाबोधि। घोड़ा का अर्थ है ग्रह त्याग। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था।
उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। बोधगया में बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने? तो शशांक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का। ठीक है। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो ये बोधगया में स्थित था। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पे स्थित था, वो कौन था? बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। ठीक है। अगला देखते, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध। ठीक। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी? वैशाली में। अब त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो कौन सा है? विनय पिटक। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है तो अभिधम्म से। ठीक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो वो क्या है? सुत्त पिटक है। ठीक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म एवं संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो कौन सा? अभिधम्म पिटक। अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम बिहार स्थित है। क्या है? पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित था। ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूप स्थित राजगृह बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में स्थित निर्मित की गई जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है सांची। ठीक है। सांची। अगला देखते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। संसार अस्थिर है और क्षणिक एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था बुद्ध ने। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पर पारमिता शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है। अब देखते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग से प्राप्त हुआ वह थे कौन थे? कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। किसकी थी? बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह थे बौद्ध धर्म के। ठीक, मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो बौद्ध धर्म के लोग थे। ठीक, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में। अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। ठीक है, अश्वमेलित देख लेते। परिव्राजक है परित्याग व भ्रमणकारी। श्रमण है भिक्षु साधु। उपासक है बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। मल्ल गणराज की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे अशोक, कनिष्क तथा हर्षवर्धन। ठीक है, अब अगला देखते हैं। सुमेलित है ये सारनाथ अशोक स्तंभ शीर्ष है और नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते वह है पद्मपाण। इस प्रकार फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगला हम इसी का पार्ट सेकंड दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे और इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार।